हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने जो कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री का है वो स्टार्ट किया है। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और पिछले लेक्चर में यानी कि वीडियो नंबर जो 6 था उसमें हमने बात की थी बच्चों संयोजन अभिक्रिया की, एडिशन रिएक्शन की। अब बच्चों हम इस रिएक्शन में या इस वीडियो में, रिएक्शन में नहीं बच्चों, इस वीडियो में या इस क्लास के ज़रिए हम हमारी जो दूसरी प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में बच्चों? या तो कह दीजिए आप इसको कौन सी वियोजन अभिक्रिया या फिर इसको कह दीजिए बच्चों अपघटन अभिक्रिया, दोनों एक ही हैं। अब देखिए, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्रियाकलाप यानी कि एक्सपेरिमेंट दे रखा बच्चों 1.5। अब तक अपन ने 4 एक्सपेरिमेंट की बात की थी, अब इसकी भी हम इसमें वीडियो में बात करेंगे। क्या है बच्चों 1.5 जो क्रियाकलाप है उसकी बात, तो आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 1.5, एक शुष्क क्वथन नली में, शुष्क यानी कि बच्चों आपको सूखी जो है वो एक नली लेनी है बच्चों, क्वथन नली। क्वथन नली क्या होती है बच्चों? जैसे हम परख नली आपने देखी है बच्चों, परख नली को हम कह सकते हैं क्वथन नली, जिसका कांच थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, मोटा होता है बस, ताकि उसको आसानी से गर्म किया जा सके। मतलब क्वथन नली क्या है बच्चों? कांच की एक परख नली है जिसका कांच क्या होगा, थोड़ा सा मोटा होगा और उसको आराम से गर्म हम कर सकते हैं। क्वथन नली मतलब गर्म करनी होगी। में हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। क्या लेना है बच्चों? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट लेना है हमें, ठीक है बच्चों। कि क्रिस्टल लेनी है, मतलब बच्चे ये कैसा होता है, दानेदार होता है क्रिस्टल का मतलब। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। हमें फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है उस पर ध्यान देना है कि वो रंग कैसा है। आगे बात करते हैं हम। क्वथन नली को एक बर्नियर या स्पिरिट की सहायता से क्या करता है, ज्वाला पर गर्म करना है, कि जैसा कि चित्र में दिया गया है। ये बच्चों इस बालिका ने क्या लिया है, एक परख नली ली है। इसमें यहाँ बच्चों जो नीचे है वो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल और इस नली को कहते हैं हम क्वथन नली। और इसको गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करने से पहले इसको हमने किसके द्वारा पकड़ा है बच्चों? चिमटे द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिया है बच्चों? बर्नर, और ये इसको कम ज़्यादा करने का है। और ये एक स्टैंड है बच्चों, एक स्टैंड है जिस पर इसने इसको रख रखा है। और यहाँ पर लिखा बच्चों फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूखने की सही विधि। मतलब ये एक सही विधि है किस प्रकार एक परख नली को गर्म किया जाए और उससे जो गंध आने वाली है बच्चों उसका पता लगाना है। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, 2 सावधानी देखनी है। ये 2 सावधानी है। क्या सावधानी रखनी है आपको कि गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। गैस जो निकल रही है बच्चों इसको आपको धीरे से अपनी ओर मोड़नी है, यानी धीरे धीरे करके लाना है, अचानक ऐसे नहीं कि अचानक ले आए, ठीक है बच्चों। और दूसरा है कि क्वथन नली के खुले सिरे को अपनी पड़ोसी की ओर या अपनी ओर न करें। जो परख नली का जो ओपन सिरा है ऊपर वाला, उसको अचानक से अपनी ओर भी नहीं करना और पड़ोसी की ओर भी नहीं करना है। ये आपको 2 सावधानी याद रखनी है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अभी तक परिवेश वगैरह इसमें कुछ नहीं आई है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ही यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। आइए समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हरे रंग में परिवर्तन कैसा हुआ? आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल थे कि हरे रंग में क्या हुआ बच्चों? परिवर्तन हुआ। मतलब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो कैसे होते हैं बच्चों? हरे रंग के होते हैं। फेरस सल्फेट के जो दाने थे, क्रिस्टल थे, वो कैसे रंग के हैं बच्चों? हरे। और जैसे ही अपने गर्म किया बच्चों तो इसका हरे रंग में क्या आ गया? चेंज। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं कि जब हम सल्फर को गर्म करते हैं। बच्चों सल्फर कहाँ से आई? तो बच्चों ये क्या है? फेरस सल्फेट। सूत्र क्या है? FeSO4। तो बच्चों इस फेरस सल्फेट में ये कौन बैठा है बच्चों? S का मतलब क्या होता है बच्चों? किसका प्रतीक है? सल्फर का। तो ये किसको गर्म कर रहे हैं बच्चों? फेरस सल्फेट में हम जैसे ही गर्म करते हैं तो वहाँ पे सल्फर है। तो सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को आप सूंघ सकते हैं। यानी कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं बच्चों तो जो गंध आएगी, जो स्मेल हमें आएगी, वो किसी और की नहीं बच्चों, सल्फर की होगी। किसकी होगी बच्चों? सल्फर की। ये आपके सामने रिएक्शन है बच्चों।
FeSO4 सॉलिड है, फेरस सल्फेट। ये ऊष्मा का मतलब है बच्चों इसको गर्म किया गया है और ये चेंज होता है बच्चों फेरिक ऑक्साइड में। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। और दो ये सॉलिड है बच्चों और दो गैसें बनती हैं जिनका नाम होता है SO2 और SO3। मैं एक बार दोबारा इस रिएक्शन को लिखता हूँ बच्चों। हमारे पास है फेरस सल्फेट सॉलिड है, इसको इसने क्या किया है बच्चों? गर्म। तो मैं यहाँ पर त्रिभुज बना सकता हूँ बच्चों, क्योंकि त्रिभुज बनाने का मतलब होता है बच्चों इसको ऊष्मा दी गई है, ऊष्मा प्रदान की गई है। तो ये बनाएगा बच्चों Fe2O3। Fe2O3 ये क्या है बच्चों? ये है फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? यहाँ पे लिख रहा है बच्चों फेरिक ऑक्साइड। प्लस दो गैसें बनी, अच्छा ये सॉलिड था, दो गैसें बच्चों SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और गैस बनती है बच्चों जिसे कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस है। तो ये है बच्चों हमारे पास रिएक्शन, ठीक है। अब ये आप चेक कर सकते हैं ये कंकाली समीकरण है या बैलेंस है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर आयरन 2 है, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस तो नहीं है। तो मैं तो सीधा किताब का बता देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बच्चों, फिर सॉल्यूशन कराएंगे तो यहाँ पर इसने दिया बच्चों 2 और कहाँ है बच्चों? बस एक ही जगह 2 लगाना है और तो बैलेंस है बच्चों। तो यहाँ पर 2 लगाया तो 2 आयरन हो गए, 2 आयरन। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों 3 और 2 5 और 3 8। तो बच्चों यहाँ पर कितना है? 4 और आगे कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से 8। सल्फर कितना बच्चों? 1 है, आगे 2 लगा हुआ है तो 2 हो गए, तो 1 यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर। इस प्रकार क्या हो गई बच्चों? बैलेंस। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट है, उसके क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं और जब इसको गर्म करते हैं तो जो गंध आती है वो किसकी आती है बच्चों? सल्फर की आती है, यानी कि गैस की आती है। इसका नाम होता है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, इसका होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर बच्चों कितना एकल अभिकारक है या अभिकर्मक है वो टूट रहा है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। अतः यह एक क्या है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या थी बच्चों? अब देखो संयोजन और वियोजन एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी है। संयोजन में क्या हुआ था? 2 या 2 से अधिक उत्पाद 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे। अब इसको मैं उल्टा कर दूं बच्चों कि जो एक अभिकारक है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन, क्योंकि टूट रहा है। अब देखिए बच्चों और क्या कह रहा है, इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें कुछ और लाइनें पढ़नी है। क्या है? गर्म करने पर फेरस सल्फेट। अब देखो फेरस सल्फेट का वास्तविक सूत्र क्या है बच्चों? FeSO4.7H2O, यानी कि एक जो आयरन सल्फेट है बच्चों या फेरस सल्फेट है, फेरिक नहीं बच्चों, फेरिक क्या है, फेरस क्या है, ये आपने बच्चों कक्षा 9th में सीखा होगा। जिसमें 9th में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ बच्चों कि जो Fe, यहाँ से आप याद कर सकते हो, ये क्या है बच्चों? फेरस सल्फेट। सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? -2। अब यहाँ पर -2 यानी कि यहाँ पर भी नहीं लिखा है और यहाँ पर भी नहीं लिखा है, तो Fe की कितनी है बच्चों? यहाँ से पता लगेगा 2 है, तो Fe+2 को कहते हैं बच्चों हम फेरस। और जो Fe3 है, Fe+3 उसको हम कहते हैं बच्चों फेरिक। अब ये आपने 9th में पढ़ा होगा बच्चों, तो इतनी मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने 9th में पढ़ा होगा और सिखाया गया होगा आपको। तो बच्चों जो फेरस सल्फेट होता है उसमें 7H2 होता है। ये 7 जल के अणु हैं बच्चों। एक सूत्र में जितने जल के अणु मिलेंगे बच्चों उसको हम आगे पढ़ेंगे क्रिस्टलन का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल या क्रिस्टलन जल। तो जो फेरस सल्फेट है उसमें कितने क्रिस्टलन जल हैं बच्चों? अणु हैं जल के 7। तो फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्रिस्टल जल त्याग देता है। ये एक क्रिस्टल था, दाना बनाने में ये काम कर रहा है बच्चों, एक दाना क्रिस्टल बनाने में। जैसे इसको गर्म करेंगे तो ये जो दाना था ना बच्चों उसमें से पानी यानी कि जो जल है वो बाहर निकल जाता है, त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। अब इस जल के कारण ये कैसा था बच्चों? हरा था। अब इसका जो हरा रंग था वो भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड। अब देखो बच्चों फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Fe2O3। Fe की संयोजकता यहाँ है, ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ है, तो Fe+3 में पहुँच गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी कितना होता है बच्चों? तो ऑक्सीजन की लगाते हैं इसके साथ और आयरन की इसके साथ, तो ये है फेरिक ऑक्साइड। इसके उपरांत यह है फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, ये बच्चों यहाँ पर देखा था हमने, ये क्या लिखा है? सॉलिड।
जबकि SO2 और SO3 बच्चों ये दोनों क्या हैं, ये गैस है और ये भी गैस है। क्या है, गैस है। तो आपने देखा बच्चों आयरन सल्फेट याद आ रहा है बच्चों, आयरन सल्फेट भी आप कह सकते हैं, दोनों ही आयरन सल्फेट है। हम कह रहे हैं कि जो फेरस सल्फेट है उसको गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा बच्चों, दो गैसें SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे कुछ और एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। चलिए, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुन के बच्चों कुछ याद आया होगा आपको। हमने कल क्या देखा था बच्चों, CaO, इसमें पानी डाला था, किस, ये क्या था बच्चों, अपना बिना बुझा चूना। ये क्या है, जल। जैसे इन दोनों को मिलाया क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहा था अपन ने बच्चों बुझा हुआ चूना। इसकी अपन ने बच्चों क्या कर दिया था, इसका यूज किया था पुताई करने में। और पुताई करने के बाद इस पर कौन क्रिया करता है बच्चों, वायुमंडल की CO2, और ये बनाता है CaCO3, जिसे हम कहते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 -2 कैल्शियम +2, दोनों मिले सूत्र बन गया। याद है बच्चों। अब देखिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, ये है बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यही है कि ऊष्मा देने पर, ऊष्मा दे रहे हैं, है ना। तीन प्रकार आएंगे बच्चों। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं बच्चों कौन सी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब ये बच्चों 3 टाइप की है। कितने टाइप की बच्चों, 3 टाइप की है। इसमें हम सबसे पहले ऊष्मीय या तापीय, अब बच्चों किताब में ये क्या है, अलग अलग नहीं दिए हैं। किताब में तीनों प्रकार को मिक्स करके है, 1 2 3 लाइन से हैं पर कंटिन्यू हैं, कहीं से अलग हेडिंग नहीं है। तो आप समझने की कोशिश करें, जब हम पढ़ते हैं, या मैं या इसको NCERT को नहीं पढ़ाता तो मैं आपको हेडिंग डलवाता। तो हम सबसे पहले तापीय या ऊष्मीय जो अपघटन अभिक्रिया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना या वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। ये बच्चों मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैंने इसको क्या किया बच्चों, गर्म, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होता है बच्चों, सॉलिड, प्लस एक गैस बनती है बच्चों जिसको कहते हैं CO2। ये आपके पास रिएक्शन है बच्चों, CaCO3। इसको चूना पत्थर कहते हैं बच्चों, इसी को हमने संगमरमर कहा था, चूना पत्थर कह दो। ये ऊष्मा दी बच्चों, गर्म किया, CaO सॉलिड और CO2 गैस। ये क्या है बच्चों, बुझा हुआ चूना। क्या है बच्चों, बुझा हुआ चूना। होना तो नहीं चाहिए बच्चों, ये आएगा बिना बुझा चूना। क्या आएगा, बिना बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ तो कब आएगा बच्चों, जब इसको अपन कहाँ डालेंगे, जल में। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये बच्चों किताब में गलत छपा हुआ है, ये है बिना बुझा हुआ चूना। कल इसकी बात हमने कर ली थी। तो इसका यूज क्या करते हैं बच्चों, विभिन्न उद्योगों में करते हैं। ये लाइन जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये रही। ठीक, आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यहाँ सही है बच्चों, कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसको हम इसको कहते हैं चूना, कह दीजिए चूना, और या फिर कह दीजिए इसको बिना बुझा हुआ चूना। तो या तो आप सही कर लेंगे बच्चों, उसको वहाँ लिख लेंगे बिना बुझा हुआ चूना। कहते हैं इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में। इसका यूज कहाँ होता है बच्चों, सीमेंट के निर्माण। जिप्सम वगैरह आगे पढ़ेंगे बच्चों कुछ चैप्टर्स में, तो जिप्सम का यूज भी सीमेंट बनाने में किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो बच्चों 3 टाइप जो है ना, उसमें पहली है तापीय या ऊष्मीय वियोजन या अपघटन। क्या करना है, गर्म करना है। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। क्या बनेगा, CaO, जिसका यूज सीमेंट में करते हैं, और CO2 गैस। अब CO2 गैस जो निकली है उसका भी बहुत सारा अपने पास क्या है, उसको पहचानने का सिस्टम है। अब देखो कैसे, उसको भी हमें पढ़ना है बच्चों। चलते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है। क्या है एक अन्य उदाहरण, क्या कह रही है बच्चों हमारी NCERT। आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों,
एक कथन नली आप समझ गए होंगे, कथन नली जिसमें गर्म कर सकें आराम से। 2 ग्राम, ग्राम की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेड नाइट्रेट लेना है, क्या लेना है बच्चों? लेड नाइट्रेट। अब अच्छा ये याद कीजिए, लेड नाइट्रेट बच्चों हमने 1.2 जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी लिया था। PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? लेड नाइट्रेट। इसकी संयोजकता 2, इसके साथ नाइट्रेट की -1, तो यहाँ पर 1, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती बच्चों। Pb की कितनी होती है? प्लस का 2 होता है, और नाइट्रेट लिखते हैं बच्चों हम NO3 माइनस या फिर -1। अब इसकी कितनी? 1, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो Pb के साथ मैं कितना लिखूँगा? 1। ये नाइट्रेट है कितना? 3, ठीक है, NO3। अब मैं 2 लगाऊंगा यहाँ पर, तो बच्चों ये पढ़ने के लिए क्या 32 हो जाएगा, इसलिए इसके लिए क्या लगा देते बच्चों? कोष्टक। अब 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। PbNO3 होल ट्वाइस, क्लियर? तो लेड नाइट्रेट लेते हैं बच्चों, PbNO3 का होल ट्वाइस। चिमटे से कथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करते हैं, जैसा कि चित्र में है। कुछ नहीं है, इसको गर्म करना है। लीजिए बच्चों, मैंने इसको कर दिया गर्म। क्या कर दिया? गर्म। त्रिभुज का मतलब क्या होता है बच्चों? गर्म करना। आज थोड़ा सा क्या है, वो अंधेरा आ रहा है बच्चों, क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा लेट है, अभी 6 बज रहे हैं शाम के, ठीक है। और आपको पास जो वीडियो आएगा अब लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँचेगा। तो लेड नाइट्रेट है बच्चों, इसको गर्म कर रहे हैं। अब इसको गर्म करते हैं तो बच्चों क्या होता है, इससे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं बच्चों। ये वही एक स्टैंड बना लिया हमने, जिस पर हम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बर्नर को एक स्थायी रूप से टिका सकें, ठीक। बर्नर लिया बच्चों, ये परख नली या कथन नली ली, कथन नली। इसमें यहाँ पर क्या लिया है बच्चों? ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, किसकी संरचना बच्चों? यहाँ पर कौन है? ये है लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट। परख नली पकड़ने के वाला ये चिमटा है। अब यहाँ से बच्चों एक धुआं या एक गैस निकल रही है। अब ये जो धुआं है बच्चों ना, वो पिछले साल आपसे पूछा जा चुका है कि ये जो धुआं आता है ना, वो किसका होता है? ये 2024 में आपसे पूछ लिया गया कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म, रिक्त स्थान में था बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ये जो लेड नाइट्रेट है बच्चों, इसमें परख नली में या कथन नली में, इसको जब गर्म किया जाता है तो जो धुआं बनता है बच्चों, भूरे रंग का धुआं बनता है, वो किस पदार्थ का होता है? तो वहाँ लिखेंगे बच्चों हम NO2 का। किसका होगा बच्चों? NO2 का। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं हम। चित्र आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे बच्चों, क्या होगा? एक भूरे रंग का धुआं दिखाई देगा। कैसे रंग का धुआं दे रहा है बच्चों? भूरे रंग का। ये जो धुआं है बच्चों, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का धुआं है, और यह अभिक्रिया इस प्रकार है। मैंने बता दिया बच्चों, ये जो धुआं है वो भूरे रंग का है। कैसा है बच्चों? भूरा, ब्राउन कलर का है। और ये जो धुआं है वो किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड पर डाइऑक्साइड। ये आपके पास रिएक्शन है बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस, और ये इसको तापन यानी गर्म किया है। PbO यानी कि सबसे पहले तो आपको ऑक्साइड बनाना है, तो PbO बनेगा। NO2 है और गैस भी बनेगी बच्चों, कौन सी? ऑक्सीजन की। अब देखिए होता क्या है बच्चों, इन रिएक्शंस को, पिछली और ये वाली दोनों जो तापीय अपघटन में जो रिएक्शंस आई हैं बच्चों, ये दोनों रिएक्शन वास्तव में एक्सपेरिमेंटल हैं। मतलब हम लेबोरेटरी में इनको चेक करेंगे तो ये उत्पाद बनते हैं। बाकी हम कॉपी में तो कुछ भी करवा सकते हैं सर के, हम तो इसको तोड़ेंगे, हम तो हो सकता है कि नाइट्रोजन बनाएं, हम एक PbO बना सकते हैं बच्चों। तो ऐसा नहीं होता है, ये वास्तविक क्रियाएं हैं जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, वो रिएक्शन है। तो आपको इन दोनों को डायरेक्ट याद करना है। कौन कौन सी बच्चों? एक तो थी हमारे पास FeSO4, फेरस सल्फेट को गर्म किया था तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, एक ये वाली रिएक्शन आपको याद करनी है। और दूसरी ये वाली, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं ऑक्साइड, अब देखो यहाँ पर भी ऑक्साइड बना था और यहाँ पर भी ऑक्साइड बना है, यहाँ SO2 और SO3 थी, यहाँ आपको याद करना है NO2 का भूरा धुआं प्लस ऑक्सीजन इसमें क्या होगी? मुक्त होगी। तो आपको ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ, ये आपको रटनी है, ये आपको क्या करनी है बच्चों? रटनी है। क्यों रटनी है? क्योंकि ये हम सिद्ध नहीं कर सकते यहाँ पर, ये लैब में यानी प्रयोगशाला में सिद्ध की जाती है। ठीक बच्चों, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, अब मैं बैलेंस करना बच्चों आपको सिखा चुका हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। आपको कुछ नहीं करा, परमाणु के दोनों साइड, तीर के निशान के दोनों साइड परमाणु की संख्या की काउंटिंग करनी है। ठीक, आगे चलते हैं। आइए क्रियाकलाप 1.7 और 1.3 में जो दी गई हैं उन अन्य
अपघटन अभिक्रियाएं करें। अब देखो ये भी अपघटन है, क्रियाकलाप 1.7। कितने मिनट का वीडियो हो गया बच्चों? 19 मिनट का। मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अभी तो और है बच्चों, तो वीडियो ये भी क्या होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। तो मैं आपको कुछ नहीं, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से इसी में समझा देती हूँ बच्चे, ठीक है। इसी में इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहली जो हमने पढ़ी है बच्चों वो थी हमारी कौन सी, वियोजन या कौन सी अपघटन बच्चों? तापीय अपघटन कह दें, या हम कह दें बच्चों ऊष्मीय अपघटन। या तो कह दो तापीय अपघटन, ताप अपघटन, या फिर हम कह दें बच्चों उसको कौन सा अपघटन बच्चों? ऊष्मीय अपघटन। अब हम देख रहे हैं बच्चों ये जो दूसरी प्रकार है इसको कहते हैं बच्चों हम वैद्युत अपघटन। अब आप वैद्युत लिख दीजिए या आप लिख दीजिए विद्युत अपघटन, और अपघटन की जगह आप वियोजन भी लिख सकते हैं। तो दूसरी रिएक्शन, दूसरी प्रकार की जो है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, उसका बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों एक मग लेंगे। क्या लिया है? प्लास्टिक का मग। इसमें नीचे से 2 होल करे और होल करके बच्चों इनमें परख नलियों को हम एंट्री करा देते हैं, उल्टी कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वही कॉर्क लगा देंगे ताकि पानी वानी जो हम डालेंगे एसिड वगैरह वो बाहर नहीं आना चाहिए। और बाद में हम देखेंगे जब इनको विद्युत धारा से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, तो इनमें गैसों के बुलबुले बनना प्रारंभ होंगे। मैं आपको NCERT से बताता हूँ। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उसमें रबड़ की डाट लगा दीजिए। मग लिया और निचली सतह पर छेद करके रबड़ के डाट यानी कि लगा दिए। ये रबड़ का डाट है और ये प्लास्टिक का मग है, ठीक बच्चों। इन छिद्रों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दो। इन छिद्रों में हमने क्या डाल दिया? सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है कार्बन के इलेक्ट्रोड, यानी कि जिन्हें कहते हैं हम बच्चों ग्रेफाइट के बने होती है, इसलिए ग्रेफाइट रॉड छड़। इन इलेक्ट्रोडों को 1, 2 इनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, इसको मैंने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है? एक स्विच लेना है, मतलब एक बटन लेना है, चटकनी स्विच कुछ भी कह सकते हैं आप। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। इतना पानी डालना है बच्चों, इलेक्ट्रोड यहाँ तक है तो यहाँ तक हमने इसमें क्या कर दिया? पानी भर दिया, ठीक। जल में तनु H2SO4 की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल। अब इसमें क्या करना है बच्चों? H2SO4 डालना है। और अब क्या करना है आगे? अब हमें जल से भरी 2 आंशिक तय परख नलियों को, यानी कि जिन पर अंशित हो, अंशांकित हो बच्चों, आंशिक नहीं अंशांकित, यानी इन परख नलियों पर क्या हो? नंबर लिखे हों, ऐसी परख नलियों का यूज करना है। दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख देना है। पहले क्या किया? मग लिया, 2 छेद किए और दोनों छेदों में कार्बन के इलेक्ट्रोड डाल दिए, पानी भर दिया। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं? 2 परख नली रख देते हैं उल्टी जल से भरकर। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर स्विच है बच्चों, जैसे इसको चालू करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये आपको बच्चों यहाँ पर आपको बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये बुलबुले नज़र आ रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है बच्चों? आगे चलते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले जो अंशांकित नली में हैं वो विस्थापित कर देते हैं जल को। अब ये क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर जो क्रिया होंगी उसके कारण यहाँ पर इतना एरिया खाली नज़र आ रहा है और इसमें इतना सा एरिया खाली नज़र आ रहा है। मतलब जल से हमने फुल भरी थी, लेकिन इनका पानी बाहर निकल गया है और वहाँ पर क्या भर गई है बच्चों? वायु भर गई है। क्या भर गई है? वायु। अब वायु में उसमें कौन सी गैस है उसकी अभी चर्चा करेंगे। यहाँ दोनों परख नलियों में बच्चों गैस बनी है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो दोनों परख नलियों पर क्या बन रही है? कुछ गैस। अब कौन सी गैस है आगे चर्चा करते हैं बच्चों। एक में हाइड्रोजन होगी और एक में ऑक्सीजन होगी, आगे चर्चा करेंगे। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ पर कम जगह है, यहाँ पर ज़्यादा जगह है। मतलब इसका ये है कि एक गैस ज़्यादा बन रही है। अच्छा, यहाँ पर नाम दे ही रखा बच्चों इसका, यहाँ पर जो है वो इसका नाम दे रखा है। क्या नाम दे रखा है बच्चों? यहाँ पर ये दे रखा है हाइड्रोजन, जो अधिक मात्रा में, और ऑक्सीजन कहाँ है बच्चों? कम मात्रा में। हाइड्रोजन क्या है? अधिक मात्रा में, और जो जल है ऑक्सीजन है वो क्या है? कम मात्रा में दी हुई है। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों हमारा एक्सपेरिमेंट? आगे कह रहा है कि कहाँ है? जब दोनों परख नलियों गैस से भर जाएं
दोनों परख नलियाँ एकदम गैस से भर जाएंगी, जल को हटाते चलेंगे। गैस से भर जाएं तो उनको सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। जैसे ही पानी बेटा नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, यानी इसमें ऊपर क्या आ रही है, गैस बढ़ती जा रही है। जैसे ही ये फुल हो जाए इनको सावधानी से हमें हटा लेना है, गैस बाहर नहीं जानी चाहिए कुल मिला के। ठीक, एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच करते हैं। अब जैसे ही मैंने इन परख नलियों को निकाला, इनको सीधा किया, अब मैंने इनको बंद कर रखा है बच्चों। अब मैं एक जलती हुई मोमबत्ती लाऊंगा और जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती लाता हूँ, अब मुझे एक गैस में, एक में मुझे पता है कि बच्चों हाइड्रोजन है। अब मुझे कैसे पता चला हाइड्रोजन है, अभी पता चलेगा। मुझे पता नहीं है इसमें एक्स गैस है, कौन सी गैस है पता नहीं, मान लो एक्स, और दूसरी परख नली में वाई है। अब मैं इसके पास जैसे ही इस मोमबत्ती को लेके गया जलती हुई को, और मैंने इसको छोड़ा बच्चों, एक गैस निकल रही है। अब ये गैस क्या करती है बच्चों, अगर तेज़ी से उस आग को जो मोमबत्ती में लग रही थी उसको और अधिक प्रज्वलित कर दे तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन है। और दूसरी गैस बच्चों, दूसरी परख नली में जो बनी वो क्या करेगी, अधिक नहीं जलेगी बल्कि फट फट की ध्वनि के साथ वहाँ पर, यानी कि थोड़ी सी आवाज़ करते हुए वो गैस जलना प्रारंभ हो जाएगी। तो आवाज़ करती हुई जो गैस जलती है बच्चों वो होती है हाइड्रोजन। और जो ज्वाला की लंबाई को बढ़ा दी, ज्वाला की जो आग है बच्चों, आग मोमबत्ती में जो उसकी लंबाई को बढ़ा दी ज्वाला को, वो होती है ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जलाने में हेल्प करती है। और हाइड्रोजन बच्चों जलती है किसके साथ, फट फट की ध्वनि के साथ। इसको हम पॉप टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा टेस्ट बच्चों, पॉप टेस्ट। आपको सावधानी रखनी है, इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों परख नली में कौन कौन सी गैसें उपस्थित हैं। तो बच्चों एक में तो क्या होगी, हाइड्रोजन, और एक में होगी ऑक्सीजन। अच्छा, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ना, वो केवल और केवल डायग्राम में दिखाया है कि कौन सी गैस है और कौन सी नहीं। तो मैंने बता दिया आपको। अब कैसे पता चलेगा बच्चों कौन सी गैस थी, तो आपने क्या किया बच्चों, जल का विद्युत अपघटन। जल को हम तोड़ेंगे तो एक तो बनेगा H2 प्लस दूसरा क्या बनेगा, O2। एक तो बनेगा बच्चों H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और एक बनती है बच्चों ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब मैं अभी बैलेंस नहीं है, अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2। हाइड्रोजन कितने बच्चों, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 2। और मैंने तुमसे सीधा कहा था बच्चों सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन को मत देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन। 1 2, यहाँ पर क्या लगा दूँ, 2, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 2। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 अणु बने बच्चों। और ऑक्सीजन का कितना बन रहा है बच्चों, 1। कितना, 1। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो अधिक बन रही थी एक्सपेरिमेंट में, उसके 2 अणु बन रहे थे, या 2 मूल आयतन बन रहा था बच्चों। कितना बन रहा था बच्चों, 2 मूल कहते हैं हम, 2 मूल अणु बन रहे हैं। कितने अणु, 2 मूल। और ऑक्सीजन कितना बन रहा है बच्चों, 1 मूल, या मैं तो कह दूँ 1 अणु बना। और हाइड्रोजन कितना, 2 अणु है तो अधिक स्थान घेरेंगे, 1 अणु में कम स्थान घेरेगा। तो दोनों परख नलियों में यही अंतर था बच्चों। कौन सी गैस ज़्यादा बन रही थी, हमारे पास गैस ज़्यादा बन रही थी हाइड्रोजन, क्योंकि कितनी बन रही थी बच्चों, 2 मूल। और ऑक्सीजन कितनी, 1 मूल। ठीक है, इसलिए इनका जो अनुपात है वो चेंज आता है, यानी कि मात्रा जो है उसमें डिफरेंस था। अब यहाँ से शुरू होती है बच्चों हमारे पास तीसरा प्रकार, वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार तो क्या था बच्चों, ऊष्मीय या तापीय अपघटन या तापीय वियोजन। ठीक बच्चों, दूसरा प्रकार था बच्चों विद्युत अपघटन। क्या था, अब आ रहा है बच्चों तीसरा, प्रकाश अपघटन, या कह दें प्रकाशीय वियोजन। ठीक है बच्चों, तो 3 प्रकार हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, चाइना डिश बच्चों, ये इसको हम कहते हैं चाइना डिश। चीनी मिट्टी की बनी है और प्लेट जैसी है, कटोरी जैसी है। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, हर जगह 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम, तो आपको 2 ग्राम कोई मतलब नहीं है। इसका रंग क्या है, इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए धूप में प्रकाश में रखते हैं, सूर्य की में, थोड़ी देर बाद पश्चात जो है सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखना है। कुछ नहीं, एक सिल्वर क्लोराइड लेना बच्चों, AgCl कहते हैं इसको। सिल्वर क्लोराइड को किससे लिखते हैं, AgCl। इसको सूर्य के प्रकाश में रखा तो इसका जो कलर था वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कलर गायब हो जाएगा। ये एक चित्र है, ये सिल्वर क्लोराइड रखा है चाइना डिश में, ये सूर्य खिड़की है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। किस रंग का था बच्चों, ग्रे, यानी कि धूसर, दूसरे कलर का था। अब इसका रंग क्या हो जाएगा बच्चों, गायब। कैसा हो जाएगा बच्चों, गायब।
क्यों? क्योंकि सिल्वर धातु बनती है। आगे चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में जो था बच्चों, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड कैसा है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का है, वो क्या हो जाएगा? धूसर रंग का। वाइट से उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रे का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर में और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ये रहा आपके पास सिल्वर क्लोराइड ठोस है, पाउडर की फॉर्म में, सॉलिड है। सूर्य के प्रकाश में जैसे इसको रखा तो बच्चों क्या बनाता है? सिल्वर सॉलिड प्लस Cl2। क्लोरीन क्या है बच्चों? गैस है। ये आपको स्टोइकियोमेट्री गुणांक हैं, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए ये काम में लिए गए हैं। बैलेंस तो आप कर ही लोगे। तो ये क्या था बच्चों? श्वेत, और इसका रंग कैसा है बच्चों? धूसर। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। ये आपको ले लिया बच्चों, इसको मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड है बच्चों ये, इसको सूर्य के प्रकाश में गर्म करते हैं तो वही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड क्या देगा बच्चों? Ag+Br2। ब्रोमीन भी क्या होती है? गैस। सिल्वर सॉलिड और ये भी सॉलिड। तो सूर्य के प्रकाश में इसको गर्म करते हैं तो ये भी सिल्वर और ब्रोमाइड बनाता है या ब्रोमीन बनाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग। अब बच्चों इस अभिक्रिया का यूज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस अभिक्रिया का यूज श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? तो बच्चों ये प्रकाश ऊर्जा के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश ऊर्जा के कारण। और आपको याद रखना बच्चों, किस अभिक्रिया का यूज? तो इस अभिक्रिया का यूज। और पूछे कि किस यौगिक का या किस पदार्थ का यूज करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, तो आपको आंसर देना बच्चों AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। किसका बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड का। अब बच्चों तो हो सकता है थोड़ी सी स्पीड आज ज़्यादा है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड पर देखें और हो सके तो दोबारा भी देख सकते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ी, पहला टाइप। प्रकाश की ज़रूरत पड़ी है बच्चों, तीसरा टाइप। और विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, सेकंड टाइप की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों वियोजन आ रही है, उसी वियोजन के साथ हमारी किताब ने क्या किया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी डाल दिया है। ठीक है, ऊष्माशोषी। अब ऊष्माशोषी कैसे कहेंगे? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो। अब देखो यहाँ से हम बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूरत नहीं है बच्चों ऊष्माशेपी और ऊष्माशोषी, तो ये जो अभिक्रिया आएगी वो ऊष्माशोषी आएगी। इन जो क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, उनको हम अलग से वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे बच्चों। जितने भी क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं, पाठगत प्रश्न जिन्हें कहते हैं। और अब हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम अगली वीडियो में शूट करेंगे। आज थोड़ा सा टाइम हो रहा है बच्चों, लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, अंधेरा सा भी होने लगा है बच्चों, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने किसकी बात की बच्चों? हमने बात की है केवल और केवल वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की। तापीय वियोजन, कि जब वियोजन की क्रिया ताप के कारण हो या ऊष्मा के कारण हो। दूसरी विद्युत अपघटन की बात की थी, और तीसरे हमने प्रकाशीय अपघटन की बात की थी। तो इस वीडियो में वियोजन और उसके तीनों टाइप हो चुके हैं बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ शेयर करें, ताकि सब इस वीडियो का, इन क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।